बात आज जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उस पर करेंगे और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अभय जी, आरक्षण का मुद्दा बहुत समय से चल रहा है। शुरुआत बिल्कुल उपचुनाव से करते हैं, जब ये बहुत गरमाया हुआ नज़र आया था और सारी तस्वीरें सामने आई थी। बडगाम जो परंपरागत सीट थी एनसी की, 50 साल से रही, आगा रहुल्ला जब उनके विरोध में हो गए तो उन्होंने साफ तौर पर आके ये बयान दिया कि मैं किस मुंह से जनता के सामने आऊं कि जो वादे एनसी ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। सबसे गहराया हुआ मुद्दा जो था वो आरक्षण का मुद्दा था। अब 2 दिन पहले भी कार्यकारिणी बैठक हुई थी एनसी की, और अब कल यानी कि 3 दिसंबर को भी सुबह 9 बजे आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत होनी है। मेन एजेंडा बोला है आरक्षण है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा कब सुलझेगा? कोई स्थिति साफ क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला का इसके ऊपर संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस लेना और उसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाना ये बताता है कि उमर अब्दुल्ला रिजर्वेशन के मुद्दे पर दबाव में है। और आगा रहुल्ला ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा दिया है, वो मुद्दा सीधे सीधे जो जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके फ्यूचर से, उनके करियर से सीधा कनेक्ट हो रहा है। और जब यूथ किसी स्टेट का किसी एक पार्टी के साथ या किसी एक लीडर के साथ हो जाता है और उसके इमोशंस के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो उसके साथ उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। आगा रहुल्ला ने विद्रोही स्वर अपना रखा है एनसी के खिलाफ, और उसमें जो 3 मुद्दे हैं, 2 तो खैर चले आ रहे हैं, वो काफ़ी उठाते रहे हैं उसको, वो 370 और स्टेटहुड का जो मामला है तो वो तो ठीक है, वो तो उसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो यूथ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट हो रहा है। और हमने देखा है डेटा वाइज की एक बहुत बड़ी रिक्तियाँ भी है, बहुत सारे पोजीशंस ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब में जो खाली हैं। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, बिल्कुल। उसमें अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो इतना वक्त उन्होंने लगाया है, अपने स्टेट में अगर वो नौकरी नहीं कर पाते हैं तो फिर कहाँ उनको नौकरी मिलेगी। इसको लेकर जो वहाँ का युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। 32,700 के आसपास रिक्तियाँ भी खाली, मतलब पोजीशंस वहाँ पर खाली हैं। और इस पूरे अगर कैनवस पर देखें तकरीबन 33,000 में, और वहाँ के जो टैलेंटेड और जो मेरिट वाले लड़के हैं उनको अगर 25-30% ही जगह मिलती है और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में सीटें चली जाती हैं तो उनकी नाराज़गी तो बहुत लाजमी है। ठीक है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है यहाँ कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या सुलझ सकता है या फिर एक भ्रम कहें कि उनके सामने रखा गया है। हमारे दर्शकों को वो भी जानकारी हम देना चाहेंगे कि एडवोकेट जनरल, उसके बारे में आप बताइए। दरअसल जब आप रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जब भी इसको एड्रेस करने के लिए चलते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक परसेंटेज निर्धारित किया था कि इसको 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त तो ज़्यादातर राज्यों में भी 49.5% तक ही उन्होंने रिजर्वेशन दिया था, और वो 50% का जो एक स्टैंडर्ड तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लोग मानते रहे। लेकिन बाद में हमने देखा कई राज्यों में इसको ब्रीच किया गया बार बार। जैसे महाराष्ट्र में देख लें, वहाँ रिजर्वेशन करीब 70% के आसपास पहुँच गया है। तो जब इस तरीके से आप रिजर्व कैटेगरीज की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो जो मेरिट वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब इसमें दिक्कत जम्मू कश्मीर में क्या आ रही है कि वहाँ एडवोकेट जनरल की पोस्ट खाली है। उसकी वजह से क्या है कि इसमें बहुत सारे जो लीगल मैटर्स होंगे, जुडिशियल मैटर्स, इसमें क्वेश्चंस उठेंगे, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो उनके एडवोकेट जनरल के एब्सेंस में ये एड्रेस हो नहीं पाएगा। अब वैसी अवस्था ये बन रही है कि अब ये केवल विचार विमर्श, एक डिस्कशन और डिबेट का मुद्दा बन के रह जा रहा है। मतलब कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आएगा। प्रैक्टिकली ये लागू हो जाएगा ये तो निष्कर्ष नहीं निकल कर सामने आएगा। इसमें बस इतना ही आएगा कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो कहेगी कि देखिए, हम करना चाहते हैं यहाँ के छात्रों के लिए, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं चाहते हैं कि हो, उन्होंने मेहनत की है तो उनका ड्यू मिलना चाहिए। इस तरह की बातें होंगी। नहीं तो आगा रहुल्ला नहीं जानते कि एडवोकेट जनरल ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले 2008 में वो डीसी रहना जीते, तब तो दोबारा उनको कंटिन्यू रखने के लिए। दरअसल वही ये जो दबाव बन रहा है जी। अब आगा रहुल्ला से अगर आप सवाल करें भी तो आगा रहुल्ला कहेंगे मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो सरकार है जिन वादों पर चुन के आई थी उनको पूरा करे या उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए तो दिखे।
अगारुल्लाह का ये कहना है कि न तो आपने डिलीवर किया और न ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई पब्लिक डोमेन में आकर कोई डिस्कशन लोगों के सामने रखा कि देखिए हम विचार कर रहे हैं आपके ऊपर, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे उनकी इन मुश्किल को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगारुल्लाह का ये कहना है कि आप तो वो करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भले ही वो सीधा सीधा खोल के नहीं कहते हैं, ये भाषा पीडीपी की है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगारुल्लाह आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर कि आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपने 370 के ऊपर कुछ नहीं किया, स्टेटहुड पर आपने कुछ नहीं किया और आप रिजर्वेशन के मुद्दे को पर कोई आपका स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि आप सेंटर के सामने ये बातें जाकर कह नहीं पाते, आप एलजी के सामने इस बात को कह नहीं पाते। तो अगारुल्लाह, मेरी समझ ये कहती है कि अगारुल्लाह अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को मजबूत रखना चाहते हैं और इसीलिए पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट जाके स्टैंड ले रहे हैं। वहाँ पर आपने अब दो सिनेरियो को ज़रा कंपेयर कीजिए। एक जिसमें उमर अब्दुल्ला को ये कहना पड़ा, जो उपचुनाव हुए थे बाई इलेक्शंस में, उनको ये कहना पड़ा कि जो प्रचार करना चाहे वो हमारे साथ आ सकता है, जो नहीं आता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जब जीत का जश्न मनेगा तो हम उनको वहाँ पर नहीं, भले ही उनको जीत का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला लेकिन हार गए। तो वही उमर अब्दुल्ला अगारुल्लाह के लिए ये कहते हैं। और जब राज्यसभा में उनके सांसद पहुँचे तो वहाँ पर शपथ लेते ही जो उन्होंने कहा कि वहाँ पर असली सरकार तो एलजी चला रहे हैं और उमर अब्दुल्ला नहीं चला रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ़ करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो करेंगे, अपने ऐसे जो सांसद उनके हक पक्ष में बोलेंगे। वहीं अगारुल्लाह उनकी पार्टी के एक हैं सांसद जो कि वो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के ठीक अगेंस्ट जाकर बोल रहे हैं। तो उनकी नाराज़गी है इस बात को लेकर के, वो कह रहे हैं कि आपने डिलीवर नहीं किया, आपको एड्रेस करना चाहिए इसको। तो मुझको लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते हैं अगारुल्लाह और अगारुल्लाह अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं। और मुझको ये भी बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि वो पार्टी से अलग अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं कि आगे चलकर अगर कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप भी लेना पड़े तो शायद अगारुल्लाह उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि अभी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है वो बीजेपी, हम कई दफ़ा इसके बारे में बात कर चुके हैं। पीडीपी की 2 से 3 सीटें आई थी और अब जब जीती हैं दोबारा बडगाम तो 4 विधायक उनके हो गए। ऐसे में अगारुल्लाह के पास में युवाओं का समर्थन है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीज़ें, एक क्लियर मैसेज ना देना। और एक और इसमें मुझे चीज़ याद आ रही है कि लास्ट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2011 के आसपास कास्ट सेंसस हुआ था। अब जो ये कल की मीटिंग होनी है उसमें ओपन कोटा को लेकर बातचीत होगी, लेकिन जब तक राज्य में कास्ट सेंसस यूटी में नहीं होगा तब तक भी तो स्थिति साफ नहीं होगी ना अभय जी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक वो इक्वेशन सबको पता नहीं हुआ कि पूरे पॉपुलेशन में किस कास्ट की कितनी नुमाइंदगी है, किस ग्रुप की कितनी नुमाइंदगी है, तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन बात यहाँ ये हो रही थी वही है कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है, लोगों की बात भी है और पॉलिटिकल लीडर्स का काम क्या है, उनका काम है वहाँ के लोगों के बातों को उठाना। तो अगारुल्लाह इसमें पीछे नहीं पड़ रहे हैं, अगारुल्लाह इस बात को लेकर आगे जा रहे हैं। वो एक तरीके से चैलेंज दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला सरकार को कि ये ठीक है कि अभी सेंसस होगा, जो पूरी डेमोग्राफी है उसकी तस्वीर निकल कर सामने आएगी, किस कास्ट या किस ग्रुप को कितना परसेंटेज दिया जाए ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन आप पहले एक कदम तो उठाओ। ये चैलेंज दे रहे हैं अगारुल्लाह उमर अब्दुल्ला को, और उमर अब्दुल्ला के ऊपर इसलिए इतना दबाव बन चुका है कि उनको अब ये आगे आकर इस बारे में बातचीत करनी पड़ रही है और मीटिंग करनी पड़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला और एनसी की तरफ से ये स्टेटमेंट जरूर कल जारी होगा, देख लीजिएगा कि हम लोगों के जो मुद्दे हैं उनके साथ जुड़े हुए और हमने जो प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में वो हम आपके साथ वो जरूर डिलीवर करेंगे जी। तो देखिए कल 9 बजे यानी कि 3 दिसंबर को ये मीटिंग होगी, क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट हमने दी आपको, जिस तरीके से जो हालात आरक्षण को लेकर बने हुए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, युवा भी नाराज़ है। उसके बाद एडवोकेट जनरल एक ऐसी वहाँ पर जगह है जो भरी होनी ज़रूरी है इसका एक निष्कर्ष निकलने के लिए। फ़िलहाल वो खाली है और आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तमाम पार्टी अपना अपना मैसेज साफ कर रही है कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। दूसरा पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कह रहा है कि मैं भी इस विषय के बारे में सोचता हूं, लेकिन स्थिति साफ जब होगी जब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारे न्यूज़ 18 JKLH का प्लेटफॉर्म। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।